जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो क्या हालचाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया वीडियो लेके, जो कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल्स के जो एमसीक्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम जो हमारे एक्सरे ट्यूब का जो लेक्चर चल रहा था उसका सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। जो एक्सरे ट्यूब का फर्स्ट पार्ट है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अभी सेकेंड लेक्चर है। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इन गुज प्रिंसिपल द एक्सरे ट्यूब इज सो डिजाइन दैट इट हैव द फॉलोइंग। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जो गुज का प्रिंसिपल है उसके हिसाब से जो एक्सरे ट्यूब है उसको डिजाइन किया हुआ है, तो उसमें क्या क्या जो प्रॉपर्टीज है उस वो होनी चाहिए, या फिर क्या क्या जो उनके जो डिजाइन है वो होनी चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है, पहला ऑप्शन हमारा एंगल टारगेट, टारगेट में एंगल होना चाहिए। दूसरा जो है हमारा लाइन फोकस प्रिंसिपल, क्या लाइन फोकस प्रिंसिपल होना चाहिए। तीसरा है डुअल फोकस, क्या दो फोकस होने चाहिए। या फिर डी है हमारा ऑल अबोव, क्या इन सभी जो एंगल टारगेट, लाइन फोकस प्रिंसिपल और डुअल फोकस ये तीनों ही चीजें होनी चाहिए। तो पहले हम समझते हैं ये ऑप्शंस है क्या। पहला है हमारा एंगल टारगेट। जो टारगेट होता है क्या उसमें एंगल होना चाहिए, मतलब कि जो हमारा टारगेट जैसे कि एनोड हो गया तो एनोड में एंगल होता है, तो क्या एंगल होना चाहिए एनोड में। दूसरा हमारा लाइन फोकस प्रिंसिपल। लाइन फोकस प्रिंसिपल सभी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जो लेक्चर अपलोड किया हुआ है उसको जाके एक बार देख लो, उसमें समझ आ जाएगा लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या है। तो क्या लाइन फोकस प्रिंसिपल होना चाहिए। डुअल फोकस, क्या दो फोकस होने चाहिए। फोकस मतलब कि फोकसिंग कब है वो दो होने चाहिए, या फिर ऑल अबोव। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आने वाला है वो है ऑल अबोव। गुज प्रिंसिपल के हिसाब से जो एक्सरे ट्यूब है उसको डिजाइन इस प्रकार करना चाहिए कि उसमें ये सारे जो ऊपर दिए हुए हैं ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, आइडियल मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनोड शुड हैव। जो आइडियल मटेरियल होता है एनोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो एनोड बनाया जाता है उसके लिए जो आइडियल मटेरियल होता है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए वो मटेरियल के अंदर, जिससे कि हम ये मान सके कि उसको एनोड के कंस्ट्रक्शन के लिए वो बेस्ट रहेगा, वो आइडियल रहेगा। तो जो हमारे ऑप्शंस है वो पहला ऑप्शन ये रहा हमारा, हाई एटॉमिक नंबर, क्या उसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एटॉमिक नंबर। बी होता है हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। थर्ड है हाई स्पेसिफिक हीट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सॉरी इसमें लिखा हुआ नहीं है, हाई स्पेसिफिक हीट कंडक्टिविटी रहेगा। तो क्या उसकी स्पेसिफिक हीट कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। और डी ऑल अबोव, मतलब कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो पहले हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन जो हमारे हाई एटॉमिक नंबर, मतलब कि एटॉमिक नंबर आपको पता है कि हाँ पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, सभी एलिमेंट्स के अंदर अलग अलग होते हैं। तो उसमें जो एटॉमिक नंबर हैं वो हाई एटॉमिक नंबर वाले भी कुछ मटेरियल्स होते हैं, लो एटॉमिक नंबर वाले भी होते हैं। तो ये समझ आया। दूसरा हो गया हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि वो कम टेम्परेचर पर ही वो पिघल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है जहां पर वो पिघलेगा, एक पॉइंट रहता है जहां पर जो मेटल है वो पिघलने लगता है, वो बहुत ज्यादा है, मतलब कि वो इतना जल्दी नहीं पिघलेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तीसरा हो गया हाई स्पेसिफिक हीट कंडक्टिविटी, तो क्या वो हीट को कंडक्ट कर सकता है अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से हाई मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो हीट को कंडक्ट कर सकता है। ये तीनों अपने ऑप्शंस में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाला है वो ऑल अबोव होने वाला है, क्योंकि देखिए जो मटेरियल होता है हमारा एनोड के लिए वो कौन सा मटेरियल होता है हमारा, टंगस्टन। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर हाई होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बिल्कुल होता है, और हाई स्पेसिफिक हीट कंडक्टिविटी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो इसीलिए उसमें टंगस्टन का यूज किया जाता है क्योंकि उसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये रहा, टारगेट इन द मॉडर्न रोटेटिंग एनोड ट्यूब इज मेड अप ऑफ।
जो टारगेट होता है, जो मॉडर्न ट्यूब्स है, हमारी मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स हैं, उसमें जो रोटेटिंग एनोड ट्यूब्स होती हैं, हमने जैसे पढ़ा था कि दो तरह की ट्यूब्स होती हैं। पहली हो गई हमारी जो वैक्यूम ट्यूब होती है और दूसरी हमारी मॉडर्न एक्सरे ट्यूब होती हैं। तो जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब हमने पढ़ी उसमें हमने दो टाइप की ट्यूब पढ़ी थी, एक स्टेशनरी एनोड ट्यूब पढ़ी थी और रोटेटिंग एनोड ट्यूब पढ़ी थी। अगर जिसने नहीं पढ़ा है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो हमारे चैनल है AR टेक, उसी पर जो एकेडमिक लेक्चर्स है उसमें दिया हुआ है, उसमें आप पढ़ सकते हैं जाके। तो जो दो तरह की ट्यूब होती हैं, एक स्टेशनरी एनोड ट्यूब होती है, एक रोटेटिंग एनोड ट्यूब होती है। तो यहाँ पर जो दूसरी टाइप की ट्यूब है, जो रोटेटिंग एनोड ट्यूब है, उसके बारे में बात की हुई है कि जो उसका टारगेट होता है, जो एनोड होता है, जो रोटेटिंग एनोड जो होता है, वो किस चीज का बना होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, रेनियम और टंगस्टन। क्या वो रेनियम और टंगस्टन का बना होता है? दूसरा है हमारा प्योर टंगस्टन, तीसरा हमारा टिन और चौथा कॉपर। तो देखिए, टिन का तो यहाँ पर हमारे एक्सरे में कुछ भी नहीं बनता है, टिन का हमारे एक्सरे में कोई यूज नहीं होता है, टिन का कुछ नहीं बना होता है। तो यहाँ पर टिन को हटा देते हैं। टिन का बना होता है पर बहुत ही कम क्वांटिटी में टिन को यूज किया जाता है, जो भी कहीं कहीं किया जाता है। बाकी अपने जो ट्यूब है उसमें कहीं टिन का यूज नहीं किया जाता है। दूसरा हमारा कॉपर। कॉपर का यूज होता है बट हमारी एक्सरे ट्यूब के कंस्ट्रक्शन में नहीं होता है। तो यहाँ पर ये भी कट गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन रहे, प्योर टंगस्टन और रेनियम विद टंगस्टन। टंगस्टन के साथ में रेनियम को मिक्स करते हैं या फिर प्योर टंगस्टन का यूज करते हैं। तो प्योर टंगस्टन का यूज करते थे बट उसमें अभी रेनियम ऐड करने लगे हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि आपको मॉडर्न रोटेटिंग एनोड ट्यूब में पूछा गया है, तो इसलिए आपका सही आंसर ए वाला होगा, रेनियम विद टंगस्टन, जिसमें रेनियम 5 to 6% होता है और जो टंगस्टन है वो 95% होता है। ठीक है, और प्योर टंगस्टन का यूज करते थे बट अभी नहीं करते हैं। ठीक है, करते थे अभी नहीं करते हैं। जो रेनियम है उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है जिससे कि वो जो एनोड है उसको चटकने से रोक सके, वो जो टूट जाता है एनोड, चटक जाता है, उससे उसको बचा सके। इस वजह से वहां रेनियम को मिक्स कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है हमारा, फिलामेंट इन एक्सरे ट्यूब एमिट्स इलेक्ट्रॉन बाय प्रोसेस। जो फिलामेंट है एक्सरे ट्यूब में वो इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। जो फिलामेंट है, जो हमारा कैथोड पे एक फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है, जो कि स्पाइरल शेप में होता है, जो स्प्रिंग जैसा होता है। हमने जैसे पढ़ा था एक्सरे ट्यूब जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने फिलामेंट पढ़ा था अच्छे से, जो कैथोड में होता है। कैथोड जब पढ़ा था उसमें फिलामेंट भी अच्छे से पढ़ा है हमने। तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस से होते हैं, उसमें कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है स्पेस चार्ज इफेक्ट। क्या स्पेस चार्ज इफेक्ट की वजह से वहां से फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा थर्मियोनिक इमिशन। क्या थर्मियोनिक इमिशन की वजह से हो रहा है? सी बोथ अबव और डी है नॉन अबव। ठीक है, तो देखो पहला हम देख लेते हैं जो स्पेस चार्ज इफेक्ट है वो क्या होता है। जो स्पेस चार्ज इफेक्ट है वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं फिलामेंट से, इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होते हैं, उनका जो फिलामेंट है उसके पास में एक क्लाउड बन जाता है जिसको एडिशन इफेक्ट बोला जाता है। एडिशन इफेक्ट भी उसे बोलते हैं, स्पेस चार्ज इफेक्ट भी बोलते हैं। तो जो एडिशन इफेक्ट या फिर स्पेस चार्ज इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को बोला जाता है, जो कि फिलामेंट को घेर लेता है, फिलामेंट के आसपास में जमा हो जाता है उसको। और जो थर्मियोनिक इमिशन होता है हमारा, थर्मियोनिक इमिशन का काम ये होता है, थर्मियोनिक इमिशन जो प्रोसेस है वो ये होती है कि कोई भी अगर मेटल को गर्म कर रहे हैं, किसी भी मेटल को अगर हमने गर्म किया है और उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को थर्मियोनिक इमिशन कहा जाता है। बोथ अबव और फिर नॉन अबव, ये दोनों ऑप्शंस भी दिए हुए हैं हमें। तो जो पहला स्पेस चार्ज इफेक्ट है वो तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बन रहा है। ऐसा कुछ क्वेश्चंस में हमें पूछा नहीं गया है। हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं फिलामेंट से उस प्रोसेस का नाम क्या है। तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं हमारी थर्मियोनिक इमिशन में, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा थर्मियोनिक इमिशन रहेगा। थर्मियोनिक इमिशन में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिट होते हैं जब फिलामेंट को गर्म कर दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वहां से इमिट होते हैं। तो बोथ अबव भी नहीं हो पाएगा क्योंकि एक हमारा वैसे भी उसमें कट गया, नॉन अबव भी नहीं।
ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इन एक्सरे ट्यूब द इंक्रीज इन फिलामेंट करंट द ट्यूब करंट। एक्सरे ट्यूब में अगर फिलामेंट करंट को हम इंक्रीज करते हैं, फिलामेंट का जो करंट होता है उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ट्यूब का करंट क्या होता है? ट्यूब का करंट इंक्रीज होता है, या फिर ट्यूब का करंट इक्वल रहता है, या फिर ट्यूब का करंट डिक्रीज हो जाता है, या फिर इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता है। ये कुछ भी नहीं होता है, तीनों ना इंक्रीज होता है, ना इक्वल होता है, ना डिक्रीज होता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन कट जाता है यहाँ पे, क्योंकि कुछ तो होगा वहां पे। जब फिलामेंट का करंट इंक्रीज किया है तो इंक्रीज होगा, इक्वल रहेगा या डिक्रीज होगा, कुछ तो होगा, ऐसा तो है ही नहीं कि कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो तो हट जाता है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन बचे हुए हैं। तो देखिए, एक बेसिक सी बात है, ठीक, कि जब हमारे फिलामेंट के करंट को इंक्रीज कर दिया जाता है, फिलामेंट कहाँ होता है? हमारा एक्सरे ट्यूब में होता है। तो जब फिलामेंट का करंट इंक्रीज करेंगे तो ट्यूब करंट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। ये बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर इंक्रीज जो ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाता है। ये बेसिक बात है कि जब फिलामेंट का करंट हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ट्यूब का करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब यूज्ड इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी हैज। जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी होती है उसमें जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स जो हमारी यूज की जाती हैं वो कौन सी ट्यूब होती हैं? हमें यहाँ नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहली होती है हमारी वैक्यूम, दूसरी होती है हीलियम गैस, तीसरी होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथी होती है हमारी नॉन। तो देखिए, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी एक गैस ही है। तो गैस ट्यूब्स तो हमारी है नहीं मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स में, गैस तो वहां पर होती नहीं है। तो गैस को हम काट देंगे यहाँ पे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, हीलियम भी एक गैस है, तो गैस नहीं हो पाएगा। ये दोनों तो ऑप्शन हमारे हट गए, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब, जो हमारी मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स है वो वैक्यूम ट्यूब होती है। तो हमारे यहाँ पे वैक्यूम जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, और जो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे गलत ऑप्शंस हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब पहले यूज होती थी जो हमारी कोल्ड कैथोड ट्यूब होती थी उसमें गैस का यूज किया जाता था, वो गैस फिल्ड एक्सरे ट्यूब होती थी। पर जब उसके बाद जब मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स जो आ गई हैं उसमें वैक्यूम का यूज किया जाता है, ना कि किसी गैस का। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी ना हो, मतलब कि वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा, उसमें कुछ भी बिना मीडियम के जो रहता है वो वैक्यूम होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा ये रहा, फिलामेंट करंट इन एक्सरे ट्यूब इज अबाउट। फिलामेंट करंट जो होता है एक्सरे ट्यूब में वो अप्रोक्स कितना होता है? हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 5 to 10 एम्पियर, 10 to 15 एम्पियर, 0 to 5 एम्पियर और 8 to 12 एम्पियर। ये हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये चीजें भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जो एक्सरे ट्यूब पढ़ रहे थे हम उसमें अच्छे से हमने पढ़ी है। एक्सरे ट्यूब को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें सारे लेक्चर्स को अलग अलग डिवाइड करके मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो अच्छे से आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, जो हमारी फिलामेंट करंट जो होता है एक्सरे ट्यूब में वो होता है 3 to 5 एम्पियर। ठीक है, 3 से 5 एम्पियर होता है। अब यहाँ पर देखिए, आप 3 से 5 एम्पियर में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? 5 से 10 नहीं, गलत। 5 से 10 नहीं, हमको 3 से 5 एम्पियर कहाँ से कहाँ दिया हुआ है वो देखेंगे। 10 से 15 ये भी नहीं हो पाएगा। 0 से 5 हाँ इसमें दिया हुआ है, क्योंकि इसमें 3 से 5 भी तो हो सकता है, 0 से 5 जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 तक ही है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नीचे जो दिया हुआ है 8 to 12 ये भी नहीं होगा, तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी वाला जो आंसर है 0 to 5 एम्पियर, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि जो हमारा फिलामेंट करंट जो है एक्सरे ट्यूब में वो होता है 3 से 5 एम्पियर, उससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 8वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, द ट्यूब करंट इन एक्सरे ट्यूब रेंजेस बिटवीन। जो एक्सरे ट्यूब में जो ट्यूब करंट जो होता है वो कितना होता है? जो ट्यूब करंट है एक्सरे ट्यूब में वो कितना होता है? तो जो पहला ऑप्शन है हमारा 1 to 100 mm, मिली एम्पियर जो बोलते हैं, एमए। तो 1 से 100 एम्पियर होता है क्या?
1 to 300 एम्पियर, 1 से 300 मिली एम्पियर होता है क्या? 1 to 500 मिली एम्पियर, 1 से 500 मिली एम्पियर होता है। और चौथा ऑप्शन हमारा 1 to 1000 मिली एम्पियर, तो 1 से 1000 मिली एम्पियर होता है क्या? अब हमारे पास चारों ये रेंज दिए हुए हैं। अब इसमें स्टार्टिंग तो सभी में 1 से की हुई है और लास्ट उसमें 100, 300, 500 और 1000 दी हुई है। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन सही करना है। तो जो हमारा ट्यूब करंट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो एक्सरसाइज में काम कर रहे हैं या फिर काम कर चुके हैं, उनको पता होगा जो हमारी ट्यूब है वो ट्यूब करंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो हमारा ट्यूब करंट है वो कितने, हम बोलते हैं कितनी एमए की मशीन है, कितनी एमए की मशीन यूज हो रही है वहां पे, तो होता है हमारा ट्यूब करंट कि हाँ उसका हाईएस्ट ट्यूब करंट कितना होता है। किसी का वहां पे 100 एमए की मशीन होती है, किसी का वहां 200 की, किसी का वहां 300 की, किसी का 500 की, किसी का 800 एमए की। तो आपको पता है कि ये सारी मशीन यूज होती है हमारे एक्सरेज में। तो जो हमारी जो एक्सरे ट्यूब की जो ट्यूब करंट की रेंज है वो होती है हमारी 1 से 1000 मिली एम्पियर तक। हमारी जो ट्यूब करंट जो होता है एक्सरे ट्यूब में वो 1 से 1000 मिली एम्पियर तक होता है। वो एक्सरे ट्यूब्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी मशीन है, कितने एमए की मशीन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर जो हाईएस्ट है वो 1000 तक जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नोवा क्वेश्चन है वो ये रहा, द साइज ऑफ एक्चुअल फोकल स्पॉट एज कंपेयर टू इफेक्टिव फोकल स्पॉट इज। जो एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है और इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है। अब देखिए जो एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है वो जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट हमेशा छोटा होता है। ठीक है, जो एक्चुअल फोकल स्पॉट बड़ा होता है और इफेक्टिव फोकल स्पॉट छोटा होता है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है द साइज ऑफ एक्चुअल फोकल स्पॉट। जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है उसकी साइज कितनी होती है एज कंपेयर टू इफेक्टिव फोकल स्पॉट। इफेक्टिव फोकल स्पॉट से कंपेयर किया जाए तो एक्चुअल फोकल स्पॉट की साइज कौन सी होती है? बड़ी होती है, छोटी होती है, इक्वल होती है या कुछ नहीं? तो जो हमारे ऑप्शन है वो लार्जर, स्मॉलर, इक्वल या फिर नन, इन चारों में से हमें एक ऑप्शन सही करना है। तो जैसे कि मैंने बताया एक्चुअल फोकल स्पॉट बड़ा होता है इतना। ठीक है, जो हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट छोटा हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये सब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी जो है फोकल स्पॉट अलग होता है, मैं बस इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जो हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट है वो देखिए बड़ा है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट छोटा है। तो हमारे जो क्वेश्चन बोल रहा है एक्चुअल फोकल स्पॉट की साइज बतानी है हमें। एक्चुअल फोकल स्पॉट कौन सा है? बड़ा है। तो हम यहाँ पर लार्जर राइट करेंगे हमारे, क्योंकि जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है उसकी साइज हमेशा ज्यादा होती है इफेक्टिव फोकल स्पॉट में। आपको यहाँ पर देखना है अच्छे से, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें साइज किसकी पूछी हुई है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि इफेक्टिव फोकल स्पॉट की साइज पूछी है या एक्चुअल फोकल स्पॉट की। तो हमें साइज ऑफ एक्चुअल फोकल स्पॉट बोला है। अगर यहाँ पर साइज ऑफ इफेक्टिव फोकल स्पॉट बोला जाता तो हम स्मॉलर सही करते, पर यहाँ पर साइज ऑफ एक्चुअल फोकल स्पॉट बोला गया है, इसलिए हमने लार्जर राइट किया यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर है वो लार्जर सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन ये रहा, द हील इफेक्ट इज। हील इफेक्ट क्या है? हील इफेक्ट में क्या होता है? तो हमारे जो ऑप्शन है वो है हायर ऑन कैथोड साइड देन एनोड साइड। ये कैथोड साइड में ज्यादा होता है और एनोड साइड में कम होता है। हायर ऑन एनोड साइड देन कैथोड साइड, क्या यह एनोड साइड में ज्यादा और कैथोड साइड में कम होता है? इक्वल ऑन बोथ कैथोड एंड एनोड साइड, क्या ये दोनों तरफ इक्वल होता है? या फिर नन, या फिर नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं हील इफेक्ट होता क्या है। तो हील इफेक्ट जो है वो होता है हमारा कि जो हमारी एक्सरेज जो निकलती है, एक्सरेज जो बन जाती है उसके बाद निकलती है, जो एनोड होता है वहां पर कुछ अमाउंट में एक्सरेज जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, एनोड एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो कैथोड साइड है उस साइड में एब्जॉर्ब नहीं होती, एनोड साइड में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसकी वजह से जो एक्सरे की इंटेंसिटी होती है वो एनोड साइड में कम होती है और कैथोड साइड में ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हील इफेक्ट में क्या होता है, तो वहां पर जो एक्सरे की इंटेंसिटी जो होती है वो कैथोड साइड में ज्यादा और एनोड साइड में कम होती है। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो यही बता रहा है कि जो कैथोड साइड में वो ज्यादा होता है और एनोड साइड में कम होता है। ठीक है, तो
जो एनोड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी वजह से जो इफेक्ट होता है, उसकी वजह से जो इंटेंसिटी में जो फर्क आता है उसको बोला जाता है हिल इफेक्ट। हिल इफेक्ट यही होता है, ठीक है। और हिल इफेक्ट से बचने के लिए जो हमारी बॉडी का जो थिकर पार्ट होता है वो हमेशा कैथोड साइड में रखा जाता है, और जो थिनर पार्ट जो होता है वो एनोड साइड में रखा जाता है, ठीक है। तो जब आपका अगर एक्सरे अच्छे सही नहीं आ रहा हो, कहीं से आपको इंटेंसिटी कम लग रही है एक्सरे की या फिर कहीं पे ज्यादा लग रही है, तो आप उसकी साइड चेंज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हिल इफेक्ट सारी ट्यूब्स में होता है, ठीक है। तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था, हमारे क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो गए आज के। आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कुछ समझ में ना आया हो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं।